तो कैसे आप सभी, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 9th के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला वार्षिक पेपर कैसा होगा और किस प्रकार के प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में वार्षिक पेपर में पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वार्षिक पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और हम 9th के लिए बहुत अच्छा कंटेंट अब स्टार्ट कर रहे हैं इसी वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तो जितने भी पेपर हम आपको करवाएंगे वो पूरे पेपर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप पूरे पेपर कंप्लीट कर लेते हो तो वार्षिक परीक्षा 2026 में आपका एक प्रश्न भी आउट नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा। पेपर सॉल्व करवाऊंगा इस प्रकार से कॉन्सेप्ट के साथ कि आप सवाल भी सीख जाएं, आपके पेपर की तैयारी भी हो जाए। हो सकता है आपने वो टॉपिक ना भी पढ़ा हो जो सवाल मैं आपको कराऊंगा, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बट एक वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिलेगी। अगर आपने एक वीडियो कंप्लीट देखी तो आगे की वीडियो अपने आप देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम स्टैंडर्ड गणित का पेपर आपके लिए लेके आए हैं। क्लास 9th के जो भी बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड गणित लिया है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वर्ष 2024-25 में जो गणित का पेपर हुआ था, आज हम उसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या सा होता है? देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अनवसानी अनावर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अपरिमेय संख्या जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, याद रखें। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात क्या होती है? देखिए, अचर बहुपद और क्या बोल रहे हैं, शून्येतर। शून्येतर अचर बहुपद मतलब जैसे कोई भी संख्या हो गई 2, 3, 4, इनको हम शून्येतर अचर बहुपद कहेंगे। इनकी घात हमेशा 1 होगी। किसी भी संख्या की पावर अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए, कार्तीय तल समझते हैं आप? जो हमने अध्याय 3 में एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपने पढ़ा हुआ है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और जो एक्स अक्ष होता है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये जो आड़ी वाली रेखा है, इसी रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा। बात समझे बच्चों? और जो खड़ी वाली रेखा होती है, इस रेखा का नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है भाई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। यहाँ पे a और b के मान 0 नहीं होते हैं, 0 के अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। तो देखो, एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, प्लस में c कोई अचर हो गया, और इस रूप में अगर कोई समीकरण आपको दिख जाए तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a और b के मान 0 नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो लगभग लगभग एक जैसे हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। माने पेपर बनाने वाला बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के एक जैसे ऑप्शन दिए। तो आप भी कम स्मार्ट नहीं है। प्रश्न को बस ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर टिक करके आइए। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे अब जैसे दूसरा वाला ऑप्शन सेम है, बट इसमें क्या पर है, ये इसमें क्या समस्या है? इसमें ये समस्या है कि दोनों चर एक ही हैं। यहाँ पर भी x चर है, यहाँ पर भी x, जबकि दो चर अलग अलग होने चाहिए। तो अलग अलग किस में मिल रहे हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप कहोगे सर इसमें भी है, बट इसमें माइनस चिन्ह आ गया, जबकि हमारा जो मानक रूप होता है वो इस रूप का होता है। इसमें भी दो चर है, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह आ गया। तो हमें केवल ऐसा जो मिलेगा वो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का या रैखिक समीकरण का मानक रूप होगा। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, मान लो ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो, ए बी के सामने का कोण ये हो गया कोण सी, और ए सी के सामने का कोण हो गया बी। तो आमने सामने के कोण कैसे हो जाते हैं? सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर मुझे बताएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आगे आपको किस किस सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको हर सब्जेक्ट में हम हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हम देख लेते हैं। यहाँ पर पाई बाई टू एक्स वर्ग, ये इस प्रकार से लिखा है बेटा, पाई बाई टू इंटू में एक्स वर्ग प्लस में एक्स। एक्स का गुणांक पूछा है। देखो एक्स का गुणांक मतलब एक्स के गुणा में कौन सा अंक लिखा हुआ है, एक्स के गुणा में क्या लिखा है। तो देखो भाई यहाँ एक्स ये है और ये एक्स वर्ग, तो इससे तो कोई काम है नहीं। एक्स के गुणा में कोई लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा, तो वन मानते हैं। जहां कुछ नहीं लिखा वहां वन क्या मानते हैं, वन मानते हैं, ठीक है। तो एक्स का गुणांक वन हो जाएगा। बिंदु 0, -2 में भुज का मान क्या होगा। देखिए ये जो है ना, ये किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप के होते हैं, जहां पे x भुज कहलाता है एंड जो y है वो आपका कोटि कहलाता है। भुज मतलब x अक्ष का कोई बिंदु और y मतलब y अक्ष का कोई बिंदु, उसको हम कोटि कहेंगे। y अक्ष के बिंदु को, x अक्ष बिंदु को हम भुज कहते हैं। तो इसका में भुज का क्या हो जाएगा, मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या लिखा है, जीरो। तो भुज क्या हो जाएगा, जीरो। केवल और केवल इसमें आप क्या भरेंगे बच्चों, जीरो भरेंगे। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि 3y प्लस 4 बराबर जीरो है तो y का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3y प्लस 4 बराबर जीरो है, y का मान चाहिए तो 3y को यहीं छोड़ो, 4 को इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -4/3। तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा -4/3। ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होंगे। भाई कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम होते हैं। अब मान लो एक कोई सर्किल है, इसकी वृत्त त्रिज्या 3 है, इसी के जैसा एक और कोई सर्किल है, इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 3 है। तो दोनों की त्रिज्या 3 है, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, परिधि भी बराबर होगी, कोण भी बराबर होंगे, यानी दोनों वृत्त बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। देखना ये बहुत काम की चीज है, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे ये एक आपका समचतुर्भुज है, माने इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके जो विकर्ण हैं वो दोनों को जिस बिंदु पर काटेंगे वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसके विकर्ण आपस में बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं। इसको बोलते हैं समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए कैसे करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये आपके पास कोई वृत्त है, ये केंद्र हो गया और ये वृत्त की कोई जीवा हो गई। तो केंद्र से जीवा पे जो लंब डालेंगे ना 90 डिग्री का, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा छोटा हो गया। देखिए एक बड़ा सा सर्किल हमने यहाँ पे बनाया, ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त की कोई जीवा हो गई। केंद्र से हम जो जीवा पे लंब डालते हैं तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीवा को समद्विभाजित करता है, माने दो समान भागों में बांटता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक सत्य और असत्य बताइए। देखिए पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त किया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है, इसलिए इनको W से दर्शाया जाता है। बिंदु 2, -3 में कोटि का मान -3 है, ये भी आपका सही है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो भी पहला मान होता है वो x का मान होता है, दूसरा मान होता है y का। x के मान को हम भुज कहते हैं और y के मान को हम क्या कहते हैं भाई, कोटि। तो कोटि की जगह क्या लिखा है, -3, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, -3। समीकरण 3x प्लस 4x प्लस 3y बराबर 12 का एक अद्वितीय होता है, ये बेटा गलत है, क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक नहीं अनेक। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक इसका हल हो जाएगा 0,4, दूसरा इसका जो हल है वो हो जाएगा 3,0, यानी कि और भी अनेक होंगे, सिर्फ मैं आपको दो बता रहा हूँ, 2000 हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो जैसे आप x का मान 0 रख दो, y का मान रख दो 4, तब भी 12 बराबर 12 आ जाएगा, माने दोनों पक्ष कैसे आएंगे, बराबर।
अगर आप x का मान 3 रखोगे और y का मान 0 तब भी 12 बराबर बराबर, दोनों पक्ष कैसे आएंगे बराबर। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं, एक हल या दो हल नहीं होते। बात समझे? तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला है कि एक हल होता है, एक नहीं होता भाई, अनेक होते हैं। ऋण कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये भी आपका गलत है। देखिए ऋण नहीं है वास्तव में, वो होगा यहाँ पे ऋजु कोण, है ना। ऋजु कोण का मान होता है 180 डिग्री, जबकि वो दे रहा है 90, तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज आपके पास है, तो उसका जो विकर्ण है, कोई भी एक विकर्ण खींच लो, तो विकर्ण खींचने पे दो त्रिभुज बन जाते हैं। अब दो त्रिभुज कौन कौन से, ए बी सी और ए डी सी, दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हो जाते हैं, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही है। मान लीजिए एक ही वृत्तखंड से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, तो ये आपका एक वृत्त हो गया, इस वृत्त को हमने खंड बना दिया, माने इसमें एक जीवा खींच दी ए बी, तो अब इस ए बी जीवा द्वारा वृत्त पे जितने भी कोण बनेंगे वो सब बराबर होंगे। जैसे हमने एक ये कोण बनाया, ए से एक ये कोण बना दिया, ठीक है, ए से हमने एक ये वाला कोण बना दिया, बी को मिला दिया, तो ये और ये कोण कैसे हो जाएंगे बराबर, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे सही जोड़ियां पूछी गई थी। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए आपसे बोल रहा है पी एक्स बराबर 3x का शून्यक। देखिए जब भी आपसे शून्यक पूछे तो पी एक्स का मान 0 रख दो, तो 3x बराबर क्या रखोगे 0, x बराबर आ जाएगा 0/3, तो x का मान आएगा 0, तो इसका शून्यक हो जाएगा 0। ये फर्स्ट नंबर की जोड़ी। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब जिसमें दो चर दिए हो, एक x और एक y, तो कहाँ दिए गए हैं, सी वाले ऑप्शन में, ये सेकंड जोड़ी हो जाएगी। एंड सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, तो ये बराबर हो जाएंगे, थर्ड नंबर की जोड़ी। वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। जैसे मान लो एक रेखा एल है, इसके समांतर एक रेखा एम है, और इसके समांतर एक और रेखा है एन, तो एम और एन भी आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर ही हो जाएंगी। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है भाई उसके प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री, तो ये पांचवें नंबर की जोड़ी हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण का मान जो है वो 60 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और ये आपकी हो जाएगी 6 नंबर की जोड़ी। एक जोड़ी एक्स्ट्रा दी गई है तो इसका आपको कोई यूज नहीं करना, इसको छोड़ देना है, जो भी एक्स्ट्रा आपको पेपर में मिलेगी। ठीक है, बात समझे। चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछे गए हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बच्चों। ठीक है, चलिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम देख लेते हैं फटाफट से। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, इसका योग कितना दिया गया है, 60 दिया है, परिमाप कितना है हमारे पास 60। अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना, तो a की जगह a रखो, b की जगह भी a रख दो और c की जगह भी a रख दो, बराबर में कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ से 3a का मान हो जाएगा बेटा 60, a का मान कितना आ जाएगा 20, ये 3 से 60 कट जाएगा 20 बार, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 20 हो गई। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a का वर्ग। तो देखना बेटा √3/4 a का वर्ग यानी 20 का वर्ग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, √3 गुणा 20 का वर्ग 4 बटे में आ जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो √3 गुणा में 100, या आप लिख सकते हो 100√3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पे वर्ग कर देना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो एबीसीडी क्या होगा बेटा, एक समचतुर्भुज होगा। ये समचतुर्भुज की एक खास बात होती है, एक विशेषता होती है कि समचतुर्भुज अगर कोई है तो उसका जो विकर्ण है वो उसके कोणों को दो बराबर भागों में बांट देता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक समचतुर्भुज बना लिया भाई, थोड़ा सा हाथ से बना रहा हूँ तो क्लियर नहीं बन रहा, बट इसको आप समचतुर्भुज मान के चलिए।
ये हो गया ए बी सी और डी, ये कोण ए हो गया, ये कोण सी हो गया, ये कोण डी और ये कोण बी। अगर हम इसका कोई सा भी विकर्ण खींचें, तो जैसे मान लो हमने ए सी विकर्ण खींचा भाई, थोड़ा सा देखिए एसी विकर्ण हमने खींचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण ए था ना, मान लो पहले 60 का था, तो अब ये 30-30 में बढ़ जाएगा, है ना। ये समचतुर्भुज की विशेषता होती है। तो उसने बोला कि एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो एबीसीडी क्या होगा, एबीसीडी एक समचतुर्भुज होगा। ये किसकी विशेषता है कि कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, समचतुर्भुज की। ठीक है, चलिए दी गई आकृति में ए बी सी डी समांतर है, ए पी क्यू का मान 50 है और पी आर डी का मान कितना है 127। तो आपसे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। देखना बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये आपके पास कोण दिया गया है ए पी क्यू का मान 50 और पी आर डी का मान 127। हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर दो रेखाएं समांतर है, उनको कोई तिर्यक रेखा काट दे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इस डायग्राम को यूं बना लेते हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये हमारी रेखा है ए बी और ये हमारी रेखा है सी डी, दोनों कैसी हैं, समांतर। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है बेटा, कौन सी तिर्यक रेखा काट रही है, पी और आर। तो ये जो कोण है और ये जो कोण है बराबर होगा, ये कोण 127 है और ये जो कोण है ना ये दो भागों में बटा है, लेकिन ये 127 है तो ये भी कितना होगा, 127 होगा। ये जो कोण P है ये दो भागों में बटा है यूं, इस प्रकार से एक का मान दिया गया है 50 और एक की जगह लिखा है y। तो देखो वास्तव में देखा जाए तो y प्लस 50 का मान ही कितना है 127। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई 50 डिग्री प्लस y बराबर 127 के बराबर होगा। तो y का मान हो जाएगा 127 माइनस का 50। तो y का मान कितना आ जाएगा भाई 77 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 77 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं बेटा, याद रखिएगा वर्ग चिन्ह। लास्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल जो आंकड़े दिए रहते ना, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इनका मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, 10 और 20 को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। 10 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, 30 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 15। तो ये जो 15 है ना, यही इनका वर्ग चिन्ह है ना। 20 30 को जोड़ोगे 50, 20 30 को जोड़ोगे कितना आएगा 50, 50 में 2 का भाग दे दो तो इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, है ना। ऐसे करके हम क्या कहेंगे, मध्य बिंदुओं को उनका वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यदि बिंदु माइनस कोमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में होगा। आप सभी जानते हैं जो चतुर्थांश होते हैं उनमें पहला चतुर्थांश प्लस प्लस का होता है, दूसरा माइनस कोमा प्लस का होता है, यानी दूसरे चतुर्थांश में जो चिन्ह होते हैं माइनस प्लस के होते हैं, तीसरे में दोनों ही माइनस माइनस के होते हैं और चौथे में पहला प्लस का दूसरा माइनस का। तो ये वाला दूसरे में होता है और दूसरे में ही आपसे पूछ रहा है तो इसमें आप लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में होता है। बात समझे, ओके। चलिए इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव यानी लास्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए बेटा पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हो तो पी जीरो का मान कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पी जीरो तो पी वाई की जगह जीरो रख दो, यहाँ वाई वर्ग है जीरो का वर्ग करो, माइनस वाई है जीरो कर दो, प्लस 1 है तो 1। तो देखो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस 1 बराबर कितना आएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे बेटा, ये आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन का जो पूरा पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, यानी जो 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे कि आपका प्रश्न 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जो भी प्रश्न आप ये देख रहे हैं इन सभी का सॉल्यूशन हम आपको अगले पार्ट में करवाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे किस टॉपिक पर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं वीडियो बनाएं ये भी आप हमें सजेशन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में इसके सॉल्यूशन के साथ। केवल एक पेपर नहीं अनेक पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि वार्षिक पेपर की तैयारी आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ठीक है, जय श्री राधे।